नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर त्योहारों से पहले खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। कई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच चुका है। व्यापारियों में सख्त हलचल मच चुकी है। 1.5 क्विंटल छेना रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। फूड कलर खानों में मिलाया जा रहा है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका इस्तेमाल मिठाइयों और छेना में किया जा रहा है, जिसको लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय हुआ है। आदेश है शासन का भी और जिलाधिकारी महोदय का भी कि दीपावली पर जितने आर्टिकल जैसे दूध है, मिठाई है, घी है, नमकीन है, तेल है, जिसकी खपत ज़्यादा है, उसका हम लोग सघन निरीक्षण कर रहे हैं। और इस सघन निरीक्षण के अलावा इन सारे लोगों को हम हिदायत भी दे रहे हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा दीपावली पर जो सामान इस्तेमाल हो रहा है उसमें साफ़ सफाई रखें। और हम आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्पादों की जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेले में स्थानीय कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा और यूपी में बनाए गए उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी। अन्यथा जो अराजकता थी, उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट, यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का ही आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का। उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया, उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था, वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है।
आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं, 16 एयरपोर्ट। इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। कौशांबी के थाना सैनी क्षेत्र में सिराथू में बीते 8 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति की ओर से घर के अंदर कमरे में नवविवाहित महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बलबीर पटेल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस में आरोपी को लेकर बता दें कि हलचल देखने को मिली, जिसके बाद आरोपी ने बताया कि उसका मृतक अंजलि के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि उसकी शादी तय हुई थी जो बाद में टूट गई। और अंजलि की 5 महीने पहले शादी होने के बावजूद यहां पर वो बलबीर से बातचीत और मिलने का दबाव बनाती थी। इससे परेशान होकर बलबीर ने चाकू से अंजलि की हत्या कर दी। दिनांक 8-10-2025 को कस्बा सिराथू अंतर्गत एक युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी सैनी एवं एसओजी प्रभारी की टीम को लगाया गया था और टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलांस और अन्य पूछताछ के आधार पर बलबीर सिंह पटेल निवासी कोखराज को आज मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, चाकू, एक मोटरसाइकिल तथा मृतका की। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ कौशांबी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, नवविवाहित महिला की मौत का खुलासा पुलिस ने किया है, आखिरकार पुलिस के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है? बता दें, यूपी के कौशांबी में सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू में बीते 2 दिन पहले 8-10-2025 को एक महिला की घर के अंदर चाकू से रेत कर हत्या कर दी गई, जिसमें अज्ञात लोग के पुलिस को सूचना मिली और तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं पीड़ित परिजन की तरफ से सूचना लेकर के लिखित तहरीर पर पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने एसटीएफ व कौशाम्बी पुलिस दोनों ने टीम गठित किया और तत्काल जो है 36 घंटे के अंदर अंदर जो है हत्यारों को गिरफ्तार करके, और गिरफ्तार के टाइम में पुलिस और मुठभेड़ हत्यारे के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि हत्यारे के जो पैर में गोली लग गई है, उसे कौशाम्बी पुलिस के द्वारा उसको जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लिए गए हैं और वहीं से लिखा पढ़ी कर जेल के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। घटना बड़ौत शहर के मधुबनी कॉलोनी में एक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान गलती से थिंक गैस की मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन टूटते ही गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ जैसी हालात पैदा हो गए। सूचना मिलते ही थिंक गैस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में गैस सप्लाई को बंद किया गया। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हैदर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हैदर, बड़ौत शहर में बड़ा हादसा होने से टला है। थिंक गैस की पाइपलाइन आखिरकार कैसे फटी और उस वक्त किस तरीके के हालात देखने को मिले? देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है ये बागपत के बड़ौत के मधुबन कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान गलती से थिंक गैस की मेन जो पाइपलाइन थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइपलाइन टूटने से गैस का जो तेज रिसाव शुरू हुआ, जिसमें आसपास के जो लोग थे वहां पर भगदड़ भी मच गई है। भगदड़ वाले हालात वहां पर बन गए थे और थिंक गैस के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर काफी देर बाद पहुंचे, लेकिन अनन फनन में गैस की सप्लाई को उन्होंने बंद किया और उसके बाद जो है वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। समय रहते गैस लीकेज पर काबू पा लिया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि बागपत में बड़ा ये हादसा हो सकता था, क्योंकि स्थानीय लोगों ने जो है को घेर दिया था और कुछ देर तक लोगों को घर से बाहर निकलने की उन्होंने सलाह दी थी। इसलिए ये हादसे को रोका गया है और वहां पर जो पाइप लीकेज है वो फिलहाल रोक दी गई है। ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। कानपुर के वेस्टर्न रोड स्थित मिश्री बाजार में बुधवार रात 7:30 बजे अवैध पटाखों के भंडार में हुए धमाके ने शहर में हड़कंप मचवा दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक खबरों का दौर शुरू हो गया, जिसके जरिए घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने घटना के बाद साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि यह विस्फोटक किसी आतंकी घटना या फिर देश विरोधी गतिविधि से जुड़ा नहीं है। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद भवाल में मुख्य आरोपी तौकीर रजा के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी में 40,555 रुपए ब्याज समेत चुकाने का घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने 1990 में कृषि लोन लिया था और उसके बाद ये मामला सामने आया। मेरठ खरगौदा थाना क्षेत्र में ढाबा चलाने के लिए ढाबा संचालक ने पुलिस पर 50,000 रुपए की मांग पूरी न करने पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत करते हुए दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। मैं ढाबा चलाता हूं नालपुर में और वहां पे मेरे साथ थाने से पुलिस ने मारपीट की है। कौन है मारपीट करने वाला? ऐसा ही है। क्या नाम है उसका? राम सुगम यादव जी। किस लिए मारपीट की गई है? मुझसे 50,000 रुपए की मांग की गई है ढाबा चलाने के लिए, कि अगर जो तुम्हें ढाबा चलाना है तो हमें 50,000 रुपए देने होंगे। कौन से थाने में तैनात है? खरगोदा थाने में। देवरिया मेडिकल कॉलेज की टंकी में 3 दिन पहले मिले अज्ञात शव की पुलिस ने शिनाख्त की है। आपको बता दें कि अज्ञात शव की पहचान महाराष्ट्र के अशोक गावंडी के रूप में हुई है, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
एटा स्थित मेडिकल कॉलेज में मनमानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदू नगर निवासी मरीज को दवा देने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया। परिजनों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी उसका इलाज नहीं किया गया। ऐसे में मरीज के साथ भेदभाव से लोगों में आक्रोश है। किस लिए आए थे आप? पैर सही कराने। क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्या है? वो एलर्जी हुई है। एलर्जी थी। तो फिर अब क्या हुआ? आपको दवाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर गए थे हम, दवाई नहीं दे रहा? नहीं कोई कहता है नीचे जाओ, कोई कहता है ऊपर जाओ, कोई कहता है माया, कोई कहता है मालिक भाव। घर जा रहे लौट गए। घर क्यों जा रहे हो? तो कोई इलाज नहीं कर रहा है। कोई इलाज नहीं कर रहा।